Left. I told you to the left. भारत के सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा करने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। और ये दूसरा रिकॉर्ड है जो अफ्रीका महाद्वीप का जो हाईएस्ट माउंटेन है, पिछले 15 अगस्त को साइकिल से टॉप किया हूँ। एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, रेंजोला पास, गोकियो रीफ और ये चारों माउंटेन पर साइकिल से पहुंचने वाला मैं वर्ल्ड का तीसरा इंसान हूं। बाइक से मैंने नॉन स्टॉप, बिना सोए, बिना रुके 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकंड में कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक राइड कंप्लीट किया है। काश अगर ये सोना होता ना तो उमा इसको भी शायद गिरवी रख के अपना सपना हाँ, पूरा बहुत ये सोनू सूद सर बहुत ज़्यादा हमको अप्रिशिएट किए थे। एक इतना अंदर चला गया तो 80 किलो तक कैरी कर लेगा वेट। ये स्नो बूट है मैम, जो अगला टारगेट है माउंट एवरेस्ट, इस पे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर जाने का और विंटर में जाने का। जो पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ शायद मेरा लास्ट हो। में आप जो जूता दिख रहे हैं देखने में ये बड़ा अजीब सा है, कांटा वाटा लगा हुआ है। इस जूते की कीमत जब आपको पता चलेगी तो आप सच में हैरान हो जाएंगे। जब आप ये कुल्हाड़ी देखते हैं तो आपको फिल्म की याद आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे हीरो इसके साथ नजर आए हैं। आज हमारे ऑफिस में ये है। आज हमारे साथ भारत के वो बेटे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी अचीवमेंट हासिल की है जो आम लोगों के लिए हैरानी पैदा करती है। हम और आप साइकिल चलाते हैं सामान्य जीवन में, लेकिन ये साइकिल से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। वो भी ऐसे वैसे पहाड़ नहीं जो एशिया के बड़े पहाड़ होते हैं, साउथ अफ्रीका के बड़े पहाड़ होते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगी कि 15 अगस्त के दिन ये 7 समुंदर पार किसी पहाड़ पर अपना तिरंगा फैला रहे थे। कौन है ये, इनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूंगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भारत के इस लाल को सपोर्ट करिए। ये भारत का वो लाल है जो सीमित संसाधनों में भारत का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है। ये वो बच्चा है जो आर्थिक रूप से परेशान तो है, लेकिन इसका मेहनत और इनका जो दमखम है ना, वो कभी आर्थिक रूप से इनके पैरों में बेड़ियां नहीं बांध पाता है। मदद भले मांगते हैं, लेकिन जब वो काम करने निकलते हैं, जो इनकी अचीवमेंट होती है, जब इनको पाने के लिए निकलते हैं ना, तो गजब का जुनून देखने को मिलता है। इनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो और न जाने कितने रिकॉर्ड्स ये हासिल कर चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये मेरे ऑफिस में है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो देखने से मुझे लगता है कि एक भाई को सपोर्ट मिल सकता है। और जब इनको सपोर्ट्स मिलेगा तभी तो हम और आप मिलकर भारत का नाम रोशन करेंगे। और आप बेहतर कर रहे हैं। हमारे साथ उमा है। उमा, मैं वीडियो की शुरुआत से पहले ये चाहती हूँ कि आप सबसे पहले मुझे सारे अचीवमेंट्स बताइए कि क्या क्या है आपके पास अचीवमेंट। मैम, मैं उमा सिंह, प्रोफेशन से साइकिलिस्ट और माउंटेनियर हूँ। जो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट है, मैं पूरे भारत को 73 डेज में साइकिल से पूरा किया हूँ। पूरे भारत को, भारत के सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा करने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। 12,271 किलोमीटर केवल 73 दिनों में। ये मेरा पहला रिकॉर्ड है। और ये दूसरा रिकॉर्ड है जो अफ्रीका महाद्वीप का जो हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो। आप गूगल सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड से लगभग 12 से 13 लोग ही मिलेंगे जो इस माउंटेन पर साइकिल से चढ़े हैं। उस 12 से 13 लोगों में एक मैं भारत का इंसान हूँ जो उस 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को साइकिल से टॉप किया हूँ। तीसरा जो रिकॉर्ड है, एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, रेंजोला पास, गोकियो रीफ। ये जो काला पत्थर है नेपाल में है, 18,500 फीट की हाइट है। फर्स्ट इंडियन हूँ उस पर साइकिल से टॉप करने वाला। रेंजोला पास नेपाल में है, 17,500 फीट की हाइट है। फर्स्ट इंडियन हूँ साइकिल से टॉप करने वाला। गोकियो रीफ 17,500 फीट हाइट है, नेपाल में है। फर्स्ट इंडियन हूँ साइकिल से टॉप करने वाला। एवरेस्ट बेस कैंप पर शायद मैं दूसरा इंसान हूँ साइकिल से पहुँचने वाला। और ये चारों माउंटेन पर साइकिल से पहुंचने वाला मैं वर्ल्ड का तीसरा इंसान हूं। और जो उसके बाद अगला रिकॉर्ड आता है, अभी ये हफ्ता दिन पहले 5 नवंबर को मैंने जो बनाया था, ये है माउंट फ्रेंडशिप, हिमाचल प्रदेश की चोटी है। 25 तारीख को यहाँ से निकला था अपने घर से, गोरखपुर से। और 5 तारीख को मैं माउंट फ्रेंडशिप पर पहुँच गया हूँ साइकिल से। और इस माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से पहुंचने वाला मैं प्रथम इंसान हूं। आज तक कभी किसी व्यक्ति द्वारा साइकिल से नहीं पहुंचा गया था। कश्मीर से, इसके अलावा जो बाइक राइड का एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, जो 3600 किलोमीटर है।
बाइक से मैंने नॉन स्टॉप बिना सोए बिना रुके 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकंड में बिना रोके मैंने ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक राइड कंप्लीट किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है। कश्मीर से कन्याकुमारी कितने दिन में? 63 घंटा 35 मिनट 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकंड में 3629 किलोमीटर। और आज तक का ये जो सबसे कम टाइमिंग का रिकॉर्ड है ये मेरे नाम से है। बहुत जल्द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। और इसके अलावा प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ, रेस्क्यूअर हूँ। अभी आपने पिछले महीने सुना होगा कि उत्तराखंड में एवलांच आया, 29 हमारे दोस्त लोग उसमें दब गए थे। एक उतने डिफेंस लोगों के बीच में एक पहला सिविलियन था जो गोरखपुर से बाइक से वहाँ पहुँचा रेस्क्यू करने के लिए। चूँकि मैं खुद एक रेस्क्यूअर हूँ और डिफेंस वालों को भी मैंने रेस्क्यू का ट्रेनिंग दिया है और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू की ट्रेनिंग दिया है, तो इस वजह से मेरा भी फर्ज बनता था वहाँ पर पहुँचूँ और रेस्क्यू करूँ। केवल मैं सिविलियन था और किसी को अलाउ नहीं किए। इनफैक्ट वो जो मेन जगह था रेस्क्यू का उस जगह तो नहीं जाने दिए, लेकिन उसके पहले जो जगह था जहाँ डेड बॉडी आती थी वहाँ तक हमको अलाउ किए थे। तो मैं वहाँ पहुँचता था, डेड बॉडी को देखता था, सनाद कराता था, पंचनामा कराना में हेल्प कराता था और लोगों के फैमिली को सपोर्ट करता था। ऐसे वो मेरा वहाँ पर काम था। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए मिला था? इंडिया बुक वर्ल्ड इंडिया बुक रिकॉर्ड जो है पूरे भारत को जो मैंने साइकिल से कंप्लीट किया था। अच्छा, उसके लिए था। कैसा होता है देखा जाए जरा। ये है अंदर से एक सर्टिफिकेट होता है। इसके नीचे सारा सर्टिफिकेट ही है मेरा, अलग अलग सब लगा के रखा हूँ। दिखाइए, देखा जाए क्या क्या मिला है। अरे वाह, ये सोना होता है? नहीं काश होता। काश अगर ये सोना होता ना तो उमा इसको भी शायद गिरवी रख के अपना सपना हाँ, पूरा बहुत कुछ न कुछ अब तक और एक आध वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही देता। कह रहे हैं कि ये मेडल को कहीं ना कहीं रख के अपना एक रिकॉर्ड बना देते, लेकिन ये सोना नहीं है। ये अफ्रीका महाद्वीप पर जो मैं साइकिल से पहुंचा था उसके लिए रिकॉर्ड है। और जो अभी 3 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके सर्टिफिकेट अभी चूँकि ये पिछले 2-3 महीने में बना है तो बहुत जल्द अभी आ जाएगा। और उसके अलावा ये अब पिटारा खुल रहा है जिसमें सारे अवार्ड्स रखे हैं। ये मेरा अचीवमेंट है ये सब 8-10, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप पर साइकिल से पहुंचने वाला 15 अगस्त को, ऑल इंडिया पूरा भारत को साइकिल से करने वाला, एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर रेंजोला पास गोकियोरी साइकिल से पहुंचने वाला, कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल से पहुंचने वाला। ये अपने मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था इसके लिए। और अभी ये जो 5 तारीख को मैंने बनाया था माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से पहुंचने वाला। साइकिल चल जाती है इतने पहाड़ों नहीं, में? यहाँ पर फर्स्ट टाइम इतने हाइट पर बर्फ़ इस तरीके से मिला है कि मैं साइकिल डाउन नहीं कर पाया। ये जो साइकिल है स्पेशली डाउन हिल के लिए होता है कि जो हम किसी भी हाइट पर चढ़ के उसके बाद वहाँ से बैठ के उतार देते हैं। तो यहाँ पर इस बार इतना ज़्यादा बर्फ़ था कि ना सही से पहुँच पाए हैं ना सही से उतर पाए हैं। मेरे को एक बात समझाइए, जैसे ये इसका टायर दबा हुआ है बर्फ में, तो क्या इस साइकिल से चढ़ाई हो पा रही थी? नहीं, इस बार इस साइकिल को जो लास्ट पॉइंट था माउंट फ्रेंडशिप पर, वहाँ इतना ज़्यादा बर्फ था कि इसको कंधे पर रख के साइकिल को कंधे पर लेकर चढ़ना पड़ा। चूँकि वहाँ का जो ग्रेडियंट है लगभग 75 डिग्री का ग्रेडियंट है, उस एंगल पर साइकिल को कंधे पर लेकर चढ़ना भी बहुत बड़ा टफ था। ये है जो फर्स्ट टाइम मैं माउंटेन में गया था, माउंट क्षितिधार पर फर्स्ट टाइम 3 साल पहले, एवरेस्ट बेस कैंप पर, माउंट ट्यूनम पर साइकिल से 20,045 फीट है। साइकिल से नहीं पहुंचने वाला एक्सपीडिशन पर डायरेक्ट। काला पत्थर पर पैदल पहुंचने वाला, ये उस टाइम का है जब मैं एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कर रहा था, उस टाइम के हैं। ये अपने सीएम सर पिछले साल मिले थे और काफ़ी सम्मानित किया था। उन्होंने बोला था किसी मंच पर आपको सम्मानित करेंगे,
हाँ, वो दिन आए कि नहीं? अभी नहीं आया है। ये सोनू सूद सर बहुत ज़्यादा हमको अप्रिसिएट किए थे। मैंने अपनी विक्ट्री इनको डेडिकेट किया था माउंट किलिमंजारो का, क्योंकि ये एक यही इंसान थे जो कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों की मदद किए थे, तो इसलिए वो वाला विक्ट्री मैंने इनको डेडिकेट किया था। तो सर ने जो सर्टिफिकेट मिला था वो दे आए उनको कि अपने नहीं पास? नहीं, मेरे पास ही है, यही है। इन्होंने घर पर बुलाया था, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया था घर पे बुला के। और ये रिकॉर्ड हैं, इस बाकी सब सर्टिफिकेट हैं मेरे माउंटेनरिंग के। ये शौक कहाँ से आ गया, मतलब पहाड़ पे चढ़ना है, ऐसा कुछ करना है? इस शौक में मैं पढ़ाई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो वहीं पर एक सर पर्वत और पहाड़ के बीच में बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा दिए। फिर थोड़ा सा अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा दी, इधर आ जाइए, तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर यूट्यूब पर ये सब जाकर देखा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और उस सर ने काफ़ी ज़्यादा विचित्र, मतलब माउंट एवरेस्ट के बारे में इस तरीके से पढ़ाया था कि इतना कठिन है, 10 में से 1 लोग पहुंच पाते हैं, बाकी लोग या तो मर जाते हैं या तो वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। फिर वो यूट्यूब पर देखते देखते मन में डिसाइड हो गया, बस करो अब माउंट एवरेस्ट ही चढ़ाई करना है, माउंट एवरेस्ट ही चढ़ना है। अच्छा, तब कितने साल की उम्र में ये सोचे थे? अभी ये जस्ट 3 साल पहले, अच्छा, हाँ 3 साल पहले ही जर्नी स्टार्ट हुआ है। तब से लेके अब तक 5-6 अपना रिकॉर्ड भी बना चुका। पहले ऐसा था कि माइंड में बस माउंट एवरेस्ट था, अब माउंट एवरेस्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा है कि वो सारे रिकॉर्ड एडवेंचर फील्ड में बनाने हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता। ये इंडियन बना सकते हैं, ये इंडियन कर सकते हैं, ये इंडिया के लोग इस तरीके का रिकॉर्ड बना सकते हैं। वो सारे बनाने हैं, तोड़ने हैं जो बने हुए हैं। मुझे मिलकर ये कहने में अच्छा लग रहा है, प्राउड टू बी इंडियन। क्योंकि एक लड़का जो ग्रामीण परिवेश से आता है, वो कहीं किसी दूर दराज गांव में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और वो सोच कर ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है भारत के लिए। बहुत रिस्की होता होगा, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। माउंटेन प्यारी नहीं है क्या जान? नहीं, पहले था, लेकिन अभी धीरे धीरे आदत पड़ गया है। अब जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो चीज़ों में रिस्क नहीं होता ना हमारे फील्ड में, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है करने में। चैलेंजिंग में ही अब मज़ा आता है मैम। रिस्क इतना है कि आप थोड़ा सा पैर स्लिप किया तो आप हमेशा के लिए बेड पर आ जाओगे या तो ख़त्म हो जाओगे। जैसे अभी आपने सुना है ये एवलांच आया, 29 लोग बर्फ़ में दब गए। बहुत रिस्क है, हर पल पल रिस्क है। कुछ नहीं पता, ये जो एक्सपीडिशन करने जा रहा हूँ, जो पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ, शायद मेरा लास्ट हो, ऐसा होता है, लेकिन अच्छा लगता है उसी में मैम। ये मेरी साइकिल का पंप है, जो ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रहा था उस टाइम पर ख़रीदा था। कितने का था ये? ये लगभग 1000 रुपये का था। अच्छा, हम्म। ये खुद हाथ से ही प्रेशर दे के इसको हाँ हाँ, बड़े आराम से कहीं भी लेकर साथ में कैरी कर सकते हैं, लाइट वेट है। हेडलैम्प है, पहाड़ों पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ता है रात में चलने के लिए। एक कैंपिंग इसमें चार्ज वार्ज करना होता है इसको? हाँ, इसमें सेल लगा देते हैं, चार्जिंग भी आता है, सेल भी। अच्छा, ये वो ऐसा कुछ है क्या कि बहुत दूर तक दिखता है, ऐसा है कि कैसे? नहीं, इतना ही जैसा प्राइस वैसे क्वालिटी। अगर ये लगभग 300 रुपये का है, अगर ये 30,000 वाला होगा तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा उसकी बैटरी। -30 में भी वो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। ये तो -30 में जाते ही ख़त्म हो जाएगा तुरंत बैटरी। और ये अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जितना ज़्यादा ठंडा पड़ता है उतना कम चलती है क्या बैटरी? हाँ हाँ, जितना ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, अगर हम बाहर निकालेंगे, अगर वो हीट नहीं है तो तुरंत डेड हो जाएगा बैटरी। हम लोग का मोबाइल वो 100% चार्ज है, लेकिन अगर वो बाहर थोड़ा सा ठंड में आ गया, माइनस टेम्परेचर में, तो स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर वो नीचे जब हीट में आएगा तभी ऑन होगा। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो आप फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम लोग सेल्फी वगैरह भी नहीं ले सकते क्योंकि डेड हो जाएगा इस तरीके के माइनस? हाँ, अगर हम माइनस टेम्परेचर में उस तरीके से जा रहे हैं तो उसको, मोबाइल को हम लोग कवर करके बॉडी के अंदर रखते हैं ताकि वो हीट रहे। फिर तुरंत उसको निकालेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से अंदर रख देंगे, ऐसे होता है। और ये अपना कैंपिंग टेंट है, सस्ता वाला है, ये अलग अलग हाइट के अनुसार यूज होता है। ये तो मैं नॉर्मली जब ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रहा था तब लिया।
ये नॉर्मली हल्का फुल्का पहाड़ों पर भी चल जाता है और नीचे भी चल जाता है। वरना अगर एक देखा जाए 8,000 मीटर के ऊपर चलने के लिए तो उस टेंट का प्राइस लगभग 80,000 90,000 लाख रुपए तक जाते हैं। ये तो 2,000 का है। अच्छा। ये है आइसेक्स है। ये जब हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं और जो खड़ी चढ़ाई आती है 90 डिग्री का, उस कंडीशन में इसको हम हाथ से ऐसे इसको हाथ से पकड़ के उसके बाद ऐसे उसमें मारते हैं बर्फ़ में। उसके बाद फिर इसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। और ये जो एक टीथ दिख रहा है ना, ये स्नो जो आइस कंडीशन कैसा है उस अनुसार इसकी अलग अलग कैपेसिटी। अगर आइस कंडीशन बहुत अच्छा है, अगर ये टीथ एक इतना अंदर चला गया तो 80 किलो तक कैरी कर लेगा वेट। अच्छा, हाँ, इतना सा? बस इतना सा अंदर चला जाए 80 किलो। ये स्नो वगैरह वगैरह हटाने के लिए इसका यूज होता है। इसका हम स्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऐसे स्टिक की तरह चलने के लिए भी। जब गिरते हैं स्नो में, हम लोग चल रहे हैं आइस में, अगर गिर गए तो ऐसे लगा कर रोकने का भी इसका यूज होता है। अपने आप को सेल्फ अरेस्ट कर लेते हैं। ये आइसेक्स है मैम। ये है स्नो बूट। आ गया वो जूता जिस जूते की हम बात कर रहे थे। हाँ, ये स्नो बूट है मैम। स्पेशली स्नो बूट ये है। ये अंदर इसके अंदर इनर होता है और ये हाँ ऐसे नहीं पहना जाता। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं पहन सकते। इसको ये पहन के इसके अंदर डाल देते हैं। और अच्छा सॉक्स अगर हम पहने हैं तो ये लगभग -10 तक यूज कर लेते हैं हम, -10। और उसके अनुसार और ज़्यादा टेम्परेचर में जाना है तो अलग अलग प्राइस में आता है। ये इसका प्राइस लगभग 25,000 है। और टेम्परेचर में जाना है तो लगभग लाख रुपए तक चले जाते हैं शूज के प्राइस। तो आप अभी तक जिन जिन पहाड़ों पर गए हैं, इससे काम चल जाता है या कभी ऐसे महसूस होता है कि नहीं ये जूता थोड़ा अब धोखा दे रहा है, थोड़ा और महंगा शूज चाहिए? नहीं, अभी तक जहाँ तक गया हूँ काम चल जाता है। और थोड़ा बहुत परेशानी रहता है तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं। और अब इसके बाद एवरेस्ट पर जाना है। सबसे कठिन वाली पहाड़ी कौन सी थी जिस पे आपने चढ़ाई की? मैम किसी भी पहाड़ी को ना हम कठिन और आसान नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर पहाड़ एक अपने आप में चैलेंज होता है। लोग 90 डिग्री पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं और 70 डिग्री पर भी फॉल होकर नीचे गिर जाते हैं। अगर एकदम कम हाइट है, 8,000 10,000 फीट की हाइट है, अगर मोरेन है, स्क्री है, मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं, तो सबसे ज़्यादा टफ वही हो जाते हैं। क्योंकि उस पर चलना बिना स्लिप किए, बिना गिरे, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। 8-10 हज़ार 15,000 फीट पर अगर हम स्नो में चल रहे हैं, अलग अलग ग्रेडियंट आ गया 70 80 90 डिग्री, उस पर भी चलना अलग अलग टफ हो जाता है। हर पहाड़ों में अपने आप एक टफ होता है, कोई पहाड़ आसान नहीं होता है मैम। सबसे ज़्यादा ठंडा पहाड़ कौन सा था जहाँ पे ऐसे लगा कि जो आपका ये टेंट है वो भी उतना सफिशेंट नहीं है? ऐसा कभी कोई ऐसा पहाड़ था जो सबसे ज़्यादा ठंडा रहा? मैम ऐसा होता है ना पहाड़ों में ना कि दिन में प्लस टेम्परेचर रहेगा, लेकिन माइनस में 8-10 पहुंच जाता है। हल्का सा वेदर जैसे दिन के लिए परफेक्ट है, रात में टेम्परेचर डाउन हो गया तो अनपरफेक्ट रहेगा उसके लिए। वेदर ख़राब हो गया तो एकदम कंडीशन ख़राब हो जाएगा। वेदर ख़राब हो जाता है अचानक से लगभग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, प्लस से सीधे अच्छा खासा माइनस में आ जाता है। 3 दिन 4 दिन लगातार अगर बर्फ़ गिर गई तभी एक टेंट ये सब वर्क नहीं करने वाला है, स्नो में धंस जाएगा, दब जाएगा पूरी तरीके से। ऐसा कभी कोई कंडीशन तो नहीं आया ना आपके साथ कि कोई ऐसा किस्सा है जो आपके साथ हुआ हो कभी? नहीं मैम, किस्से बहुत सारे होते हैं। अब कुछ स्पेशली ऐसा कुछ किस्सा नहीं याद आ रहा है। हर एक एक्सपीडिशन में बहुत पर डे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है और कुछ ना कुछ नया ही होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल किस्सा नहीं है मैम। पता है, हाँ, इनसे जब आप पूछेंगे तो इनके पास सारी चीज़ बताने के लिए एक्सपीरियंस है नहीं। इनको ये है कि जब ये एकदम मौत को ऐसे टक से छू के वापस आते हैं तब इनको मज़ा आता है। ये बात है ना? हाँ, आप कह रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा रिस्की होता है जो ट्रिप, जो जर्नी, वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। वो सबसे ज़्यादा उसी में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसमें। हम आपको ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके पास इतना बड़ा जिगरा हो तभी ये कुछ करने के बारे में सोचेगा, और प्यार, ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार हो तो ये सब मत सोचिएगा आप। क्योंकि मुझे बहुत सुन के ही इतना एक्साइटमेंट और डर सा लग रहा है कि मतलब जब पहाड़ ऐसे बर्फ़ गिर रहा हो
और आपका पैर स्लिप हो जाए तो आपके पास कोई ग्रिप, कोई पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। डर नहीं लगता होगा कभी ऐसे सट से फिसलते जा रहे हैं, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिल पा रहे तो दिमाग कैसे उस वक्त काम करता है? मैम उस हम दरअसल ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है जो लोग एकदम कम नॉलेज है। हम माउंटेनियर हैं, प्रोफेशनल माउंटेनियर हैं, हमको मालूम है मैम सेफ्टी कैसे कहाँ रखा जाता है। हम जब अलग अलग डिफ़िकल्टी माउंटेन पर जा रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, उस अनुसार हम अपना काम भी करते हैं। पूरी टीम को रोप अप हो जाएंगे। सभी टीम मतलब 10-10 फीट या 15-15 फीट के अंतराल पर एक रस्सी से बंध जाएंगे। अगर एक कोई गिरेगा तो दूसरा तीसरा उसको संभाल लेगा। ऐसे करते हुए ऊपर जाते हैं। तो सबका अलग अलग टेक्निक है मैम। हम लोग अच्छी तरीके से उसका यूज़ करते हुए जाते हैं, इसलिए उतना पता नहीं चलता है कोई भी रिस्क हम लोगों को। तो मतलब ये है कि ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग तो के बहुत घातक हो सकता है। बिना ट्रेनिंग के मैम मेरे हिसाब से पहाड़ में कभी जाना ही नहीं चाहिए। अकेले तो कभी नहीं जाना चाहिए। ये कांटा क्यों लगा हुआ है इसमें, इस जूते में? ये मैम लोहा है ये? हाँ, एक क्रैम्पॉन है। और क्या यूज़ होता है? ये जूते के नीचे इसको लगाते हैं, ये स्नो बूट के नीचे। और ये जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड आइस है, आपको नहीं पता है, मैं बताऊं, जब आइस इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है ना कि वो उस पर आप पैर रखोगे तुरंत स्लिप करके नीचे जाओगे। और इतना तेज़ होता है वो बर्फ़ कि पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड वो आइस होता है। मतलब उस पर अगर हमारा चेहरा लगा तो तुरंत फूट जाएगा पत्थर की तरह। उस कंडीशन में हम लोगों को चलने के लिए ये क्रैम्पॉन यूज करते हैं, जूतों के नीचे इसका यूज करते हैं। अगर हम सीधे रखेंगे तो बर्फ़ में थोड़ा थोड़ा भी धंस जाता है, तो स्लिप नहीं करता है। हम अगर 90 डिग्री ग्रेडियंट पर चलना है तो इसको ऐसे बर्फ़ में धंसाएंगे और दूसरा पैर भी धंसाएंगे और ऐसे एक एक करके ऊपर तक चलते चले जाते हैं। इस आइसेक्स और इस क्रैम्पॉन और बूट के सहारे सीधी चढ़ाई कर लेते हैं। ये बहुत नुकीला है, फिर भी आप बता रहे हैं कि पूरा पैर पटकने के बाद भी पूरा नहीं धंसता है? नहीं धंसता मैम। हार्ड आइस जो ग्लेशियर है इतने हार्ड होते हैं ना कि उसमें हम पूरे पावर लगाकर पैर मारते हैं, तब मुश्किल से कुछ सेमी अंदर क्रैम्पॉन का आगे का नोक धंसता है। ये आगे का नोक इसका पूरी पावर लगा देंगे तब धंसता है। और उतनी हाइट पर जहाँ ग्लेशियर होता है उस हाइट पर पावर लगाना भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। बॉडी थक जाती अब बॉडी 2-3 बार पैर चलाने में बॉडी ऐसे सांसें चलती हैं। ऐसे पहाड़ों पे जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा रखना पड़ता है? हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो लोग रखते हैं। आज तक तो हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर का। अब मेरा टारगेट भी है, जो अगला टारगेट है माउंट एवरेस्ट, इस पे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर जाने का और विंटर में जाने का। विंटर में आप देखेंगे तो अभी शायद ना के बराबर लोग गए हैं। अपने भारत से तो शायद कोई नहीं गया है। तो विंटर क्यों चुन रहे हैं? वो और खतरनाक हो सकता है। विंटर इसलिए वो किया है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा चैलेंजिंग है और कोई नहीं किया है शायद विंटर में, इसलिए विंटर में जाना है। वैसे मेरे लिए माउंट एवरेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे जो नॉर्मल वेदर में लोग जो जाते हैं उसका वेदर में जाना मेरे लिए कठिन नहीं है। मेरे लिए कठिन थोड़ा सा ये विंटर में होगा, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाना होगा, इसलिए मैंने ये दोनों पसंद किया है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर और विंटर। देखिए, लाखों में से कुछ हजार लोग ये सोचते हैं कि जाना है, हजारों में से कुछ 200-400 लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ पहुँच पाते हैं उस चोटी तक। मतलब समझिए कि इक्का दुक्का लोग होते हैं। उसमें से भी ये बता रहे हैं कि जो लोग पहुँचे हैं वो गर्मियों के मौसम में जाते हैं, क्योंकि तब आपको कम से कम दिन के समय तो साफ़ सुथरा दिख जाएगा आगे का रास्ता और ये सारी चीज़ें। ये ठंडी में जाएंगे जब धुंध ज़्यादा होगा। तो मतलब ये इन्होंने मान ही लिया है कि ज़िंदगी में बिना रिस्क के कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं, ये क्या चीज़ है? ये मैम एक गेटर है। ये अभी ये भीगा हुआ था इसलिए सूखा नहीं पाया, इसलिए ऐसे बन गया। यूज़ में आता है ये इसका यूज हम ये शूज के ऊपर इसको लगा देते हैं और ये नी तक आ जाता है, ऐसे ढक जाता है पूरा। तो हम बर्फ़ के अंदर अगर नी तक भी हमारा पैर सॉफ्ट आइस स्नो में जब घुसता है तो इस स्नो इसके अंदर नहीं जाता है, ये उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये साइकिलिंग का है मेरा, ये पैकेट है। साइकिलिंग में ऐसे आगे फ्रेम में लगा देते हैं, तो इसमें छोटे छोटे पैकेट हैं, अपना पंक्चर का सामान वगैरह वगैरह ऐसे सब टूल किट रख कर चलने के लिए होता है मैम ये सब। साइकिल जो है वो ऐतिहासिक है और देखूं क्या क्या है। ये
वो है। हाँ, ये खत्म हो गया है अभी। इसका चलिए, काफी मुझे टाइम बताइए से कि जरूरत एक-एक नहीं पड़ा है चीज़ ना। बताइए क्या है? ये पंक्चर बनाने के लिए रेगमार्ग है, ये स्टिकर चिपकाने के लिए, और मैम इससे ज़्यादा जो टायर पंक्चर हो जाएगा हाँ उसको चिपका देंगे। चिपका देने, ये खोलने के लिए, टायर खोलने के लिए। और मैम मैं बताऊं, इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है रिंच। मतलब इसी में पूरी साइकिल असेंबल हो जाएगी, इसी से पूरी साइकिल खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके अलावा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी में सब है। पूरा सब कुछ, पूरा साइकिल इसी में असेंबल हो जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये साइकिलिंग का ये है, क्या बोला जाता है, पहन कर चलने के लिए अंदर, इसके अंदर ये जेल पैडिंग होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन चलने के लिए, हाँ, प्रॉब्लम ना हो। और जब हम दिन में 100, 200, 300 किलोमीटर चलते हैं, उस कंडीशन में ये पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये स्लीपिंग बैग है, इससे तो मैं भी बहुत अच्छे से परिचित हूँ क्योंकि हमें भी कैंप में ये मिला करता था और ठंडी के वक्त बहुत मज़ा आता था इसमें सोने में। इसकी कहानी ये है कि आपको इसके अंदर चले जाना है और ऊपर से चैन बंद कर लेना है, बंद कर देना है। और इसका एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मुझे नहीं पता इस वीडियो में इसको बताना चाहिए या नहीं। जब इसमें लोग पैक हो जाते हैं ऐसे, अपने आप को पूरा बंद कर लेते थे, फिर उनको हम लोग अच्छे से पीट देते थे और उसके बाद लोग, जो अपनी गर्ल्स का टीम होता था, जो बैरक हमको मिलता था, जब वो अपना चैन वैन खोल के निकलती थी तो पूछती थी कौन मारा, कोई रिएक्शन नहीं देता था। ये ऐसा होता है। एक मिनट पकड़िए आप, माइक में दिखाऊं। ये दिखाते वक्त मुझे खुशी हो रही है क्योंकि इससे मैं परिचित हूँ। इसमें आपको जाना है, ऐसे लेट जाना है अंदर जाके, और फिर ये चैन बंद हो जाएगा। ये माइनस टेम्परेचर का है। इसमें ऐसे खुला हुआ, मेरा तो पूरा पैक होता था। नहीं, इसमें खुला हुआ है चेहरा बाहर निकलने के लिए। अच्छा, हाँ, चेहरा हम बाहर अंदर रख सकते हैं। इससे मैं परिचित हूँ बस।